हे गाइस, दिस इज सीए रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज हम पहुंच चुके हैं हमारे डे 54 पार्ट 5 ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, आई होप कि अभी तक की सीरीज आपकी कंटिन्यूस चल रही होगी और आप अभी भी टोटल इनकम के साथ बने हुए होंगे। ठीक है, तो आज जो है हम कौन से क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, तो हम पहुंच गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। ठीक है, सो प्लीज लीव एनीथिंग विच यू आर डूइंग राइट नाउ एंड कम टू क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 22। क्या बोलता है ये बोलता है कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है सर। Mrs. Insha, a resident individual, age 55 years, is carrying on the business of manufacturing of textile। किस चीज का? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल का। ठीक है, मैन्युफैक्चर मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड। ठीक है, एज प्रोप्राइटर द टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर 24-25 इज 250 लाख। ठीक है, कि जो टर्नओवर है प्रीवियस ईयर का 24-25 का वो कितना है, तो आपका है 250 लाख। एंड इन द करंट प्रीवियस ईयर 25-26 इट्स 600 लाख। ठीक है, तो पिछले साल का 2.5 करोड़ था, इस साल का 6 करोड़ है। मतलब कि आप ऑडिट के लिए, आपकी ऑडिट हो रही है, आप ऑडिटर एसएससी हो। The net profit as per profit and loss account as on 31 March 2026 is 5,61,000। This is the important information कि net profit कितना है, 5,61,000। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है ये, she provides the following additional information those were not considered while making the profit and loss account for the previous year 25-26। ठीक है, तो 25-26 का क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर के टाइम पे ये जो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है वो कंसिडर नहीं की गई है। ठीक है, तो अगर इनको प्लस करना है, मतलब इनकम कंसिडर करना है तो प्लस करेंगे, अगर इनका खर्चा कंसिडर करना है तो माइनस करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, ये फॉलोइंग एडजस्टमेंट जो है 5,61,000 में एडजस्टेड नहीं है। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच यू नीड टू रिमेंबर वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, यहां तक है। बंदे का काम किसका है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक्स, कपड़े का काम है, और नेट प्रॉफिट कितना है, 5,61,000 का। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट। क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन हैज नॉट बीन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द डिटेल्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एम्प्लॉयड इन द बिजनेस आर गिवन एज अंडर। ये डिटेल्स है। अब क्या बोलता है, एज ऑन 1/4/2025 ओपनिंग WDV ऑफ वैल्यू ऑफ मशीनरी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस कितना है, 4,75,000। अब 3 जुलाई मतलब कि मोर देन 180 डेज, न्यू मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट वाज मेड बाय अकाउंट पे चेक कितना है, 7,25,000। ठीक है, सोल्ड वन ऑफ द ओल्ड मशीन फॉर हाउ मच, 75,000। ठीक है, तो अभी तक क्या बता दिया, ओपनिंग, परचेज एंड सेल। उसके बाद नेक्स्ट, शी डज नॉट हैव एनी अदर फिक्स्ड एसेट एम्प्लॉयड इन बिजनेस। इसके अलावा और कोई एसेट नहीं है बिजनेस में, मतलब डेप्रिसिएशन जो है वो इसी इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट होने वाला है। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 2। क्या बोलता है, रिसीव्ड सब्सिडी ऑफ 20% ऑन न्यू मशीन परचेज्ड ऑन 3 जुलाई 2025। तो ये जो 3 जुलाई को आपने एसेट खरीदी है ना, इस पे 20% जो है वो क्या मिला है, सब्सिडी मिल चुकी है। ठीक है, अब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अंडर द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब भी आपको किसी एसेट के अगेंस्ट में सब्सिडी मिलती है तो आप एसेट की कॉस्ट में सब्सिडी को माइनस कर देते हैं, और जो बची हुई वैल्यू है उसके ऊपर क्या निकालते हैं, डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। आई होप आई एम क्लियर। यस, सो फर्स्ट आई मेक यू अंडरस्टैंड कि इसका कैलकुलेशन जो है वो कैसे होगा। ठीक है, और डायरेक्टली नोट के फॉर्म पे करते हैं ताकि वो जो है वो एज अ नोट भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपका है डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है ये, ओपनिंग WDV
ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक, कि ब्लॉक की जो ओपनिंग WDV है वो क्या है, तो ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक जो है वो क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है बेटा आपकी, 4,75,000। ठीक है, उसके बाद प्लस एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो यहां पर कितना है, 7,25,000 माइनस जो आपको सब्सिडी मिली है वो एसेट की कॉस्ट से माइनस होगी, तो -20% सब्सिडी, दैट तो 20% सब्सिडी ऑफ 7,25,000, तो 20% 7,25,000 का माइनस कर दोगे तो कितना बच गया, आपका बैलेंस बच गया है 7,25,000 इंटू 20% माइनस इक्वल्स टू 5,80,000 अब आपके एसेट की कॉस्ट हो गई है। अब यही आपके लिए एसेट की वैल्यू है, इसी पे आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन आएगा, इसी पे आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो आने वाला है। ठीक है, अब मेरा क्या हो गया, टोटल ऑफ एसेट्स, कि मेरा एसेट्स का टोटल जो है वो कितना हो गया है, तो मैं क्या करूंगी, दोनों को ऐड कर दूंगी, तो 4,75,000 प्लस 5,80,000 इज इक्वल्स टू 10,55,000। 10,55,000 क्या हो गया सर, मेरा टोटल ऑफ एसेट जो है वो हो गया। अब इसमें मैं निकालूंगी क्या, इसमें मैं क्या करूंगी, माइनस सेल ऑफ एसेट, मेरे को क्या करना है, एसेट सेल करना है, सेल ऑफ एसेट 75,000 है, वो माइनस हो जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो डेप्रिसिएशन की, तो क्या है, WDV फॉर डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू हाउ मच, -75,000 कर दोगे तो आ जाएगा 9,80,000। 9,80,000 जो है वो आपकी WDV है, किसके लिए, डेप्रिसिएशन के लिए। तब दो होता है, नॉर्मल और एडिशनल, तो पहले मैं माइनस करूंगी नॉर्मल डेप्रिसिएशन, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो है वो होगा 9,80,000, उसकी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू सर, ये वाली वैल्यू। अब 9,80,000 का 15%, तो कितना हो जाएगा, तो 9,80,000 का 15% हो जाएगा 1,47,000। 1,47,000 नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, माइनस एडिशनल डेप्रिसिएशन, क्या है, माइनस एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट क्या है सर, 20%। एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता किस में है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज में, तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज कितना है, 5,80,000 आफ्टर डिडक्टिंग सब्सिडी ले रहा है। ठीक है, तो 5,80,000 मेरी वैल्यू हो गई इंटू 20%, एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट हमेशा 20% ही रहता है, तो 5,80,000 इंटू 0.2 कितना हो गया, 1,16,000, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपका आ गया है 1,16,000। अब मैं यहाँ कर दूंगी टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग WDV की ऐसे भी क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को सिर्फ क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब है, तो हम एक्सपेंस निकालने के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, डेप्रिसिएशन का टोटल निकाल रहे हैं, तो टोटल डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर देंगे, किसको, 147 प्लस 1,16,000 को, तो आ जाएगा 2,63,000। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लो, प्लस 2 लाख नहीं 147 ना, 147,000 इज इक्वल्स टू 2,63,000। आई होप आई एम क्लियर, डेप्रिसिएशन आ गया। तो आओ, जो ये फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट है, इसमें अपन लोग को क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, तो इसका एडजस्टमेंट क्या है, माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू 2,63,000। ठीक है, तो कितने का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, 2,63,000 का डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस होगा। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, 2,63,000 का डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस हो जाएगा, तो 2,63,000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है ये, शी पेड जॉब चार्जेस फॉर वैल्यू एडिशन ऑन दी फैब्रिक्स। ठीक है,
तो बेटा जॉब चार्जेस जो है वो आप कब पे कर रहे हो, तो आप अपना खुद का फैब्रिक दे रहे हो, उस पर अपन कुछ काम करा रहे हो और उसका जो है हम क्या पे कर रहे हैं, जॉब चार्जेस पे कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने ये क्या किया है, तो विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स टू जॉब वर्कर बाय अकाउंट पे चेक, भले ही बैंक से पेमेंट हुआ है बट टीडीएस नहीं कटा है, तो हम लोग का 30% एक्सपेंस जो है वो अलाउ नहीं होता है, सिर्फ कितना अलाउ होता है 70%। तो यहाँ पे कोई खर्चा अलाउ नहीं हुआ है, तो हम कितना अलाउ कर देंगे 90,000 इंटू 70%, कितना खर्चा जो है अलाउ हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 63,000 रुपीज, जो कि क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। और यहाँ पर जॉब चार्जेस में कौन से सेक्शन पे आ रहा है, जॉब चार्जेस आता है 194C कॉन्ट्रैक्ट वाले में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, कमीशन पेड टू वन एजेंट अलाउड एज रिडक्शन इन अर्लियर असेसमेंट ईयर अमाउंटिंग टू 50,000। पहले 50,000 रुपए खर्चा किया था और 50,000 अलाउ भी हो गया, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। बट नाउ हैज बीन रिसीव्ड बैक ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26, अब वापस से वो पैसा मेरे को वापस मिल गया है फ्रॉम एन एजेंट ड्यू टू सेटलमेंट विथ हिज कमीशन एजेंट, तो 50,000 रुपए क्या हो गई है, इनकम हो गई है, तो 50,000 रुपीज अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे किसमें, नेट प्रॉफिट में, पीजीबीपी के अंदर, ठीक है। तो कमीशन का पॉइंट जो है वो क्या है कि 50,000 रुपए पहले के टाइम पे खर्चा हुआ था, पहले आपको एक्सपेंस अलाउ भी हो गया, पर वो 50,000 आपको वापस मिल गया, तो 50,000 रुपए आपको इनकम में ऐड कर देना है, ठीक है, मतलब पीजीबीपी में ऐड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, 25,000 पेड टू क्रेडिटर फॉर गुड्स इन कैश, ठीक है। तो जब कैश पेमेंट करते हैं 10,000 से ऊपर, तो क्या एक्सपेंस अलाउ होता है, नहीं। और ये खर्चे ऐसे भी यहाँ पे जितने ट्रांजैक्शन है वो नेट प्रॉफिट में एडजस्ट नहीं हुए, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा सर, नो ट्रीटमेंट, क्योंकि कैश में पेमेंट हुआ है तो हम माइनस करेंगे क्या, नहीं करेंगे, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, incurred loss of 1,17,500 from eligible transaction carried out in respect of trading in derivatives, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो डेरिवेटिव में और एलिजिबल ट्रांजैक्शन है इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो क्या ये स्पेकुलेशन है, नहीं। जब स्पेकुलेशन की डेफिनेशन पढ़ोगे तो फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नॉट स्पेकुलेशन, तो अगर ये स्पेकुलेशन नहीं है तो ये किस में आएगा, ये पीजीबीपी में आएगा, तो ये आपका पीजीबीपी का लॉस है, तो पीजीबीपी लॉस जो कि आपको माइनस करना है 1,17,500, 1,17,500 का जो लॉस है वो आ जाएगा इस ट्रांजैक्शन से। आई होप आई एम क्लियर, यस। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, इंटरेस्ट रिसीव अमाउंटिंग टू ₹2,00,000, 2 लाख रुपए का पूरा इंटरेस्ट मिला है, ड्यूली ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डेट, ठीक है, ऑफ मेसर्स रामजी टेक्सटाइल एट द रेट 15%, कितना अलाउ होता है 12%, ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड शी इज अ स्लीपिंग पार्टनर इन रामजी टेक्सटाइल, स्लीपिंग पार्टनर को जो है वो इंटरेस्ट ही जो है वो टैक्सेबल होता है, क्योंकि उनको जो है वो इंटरेस्ट ही अलाउ होता है, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर के केस में रेम्यूनरेशन जो है बेटा वो नहीं मिलता है, तो कितना टैक्सेबल होना चाहिए, 12%, तो ये कहाँ टैक्सेबल होगा, ये टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज नहीं, पीजीबीपी के अंदर ही, पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगा, और 2 लाख रुपए अगर 15% है तो 12% जो है वो कितना होगा, इज इक्वल्स टू 1,60,000, तो 1,60,000 रुपए कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर, ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है ये, शी रिसीव्ड 60,000 by premature withdrawal from deposit including interest of 5,000 in post office time deposit eligible for deduction under 80C। अब ये जो है ना वो बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया कि 80C में जब मैं डिपॉजिट कर रही थी पैसा पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में, तो मेरे को 80C में रिडक्शन मिलता था, बहुत अच्छी बात है मिलता था, तो बट अभी तो आपको इनकम हो रही है ना, अभी तो आप विड्रॉल कर रहे हो उसमें से, तो विड्रॉल टैक्सेबल होता है, कहाँ टैक्सेबल होगा बेटा, आपका अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगा, और 60,000 आपका अमाउंट है और 5,000 आपका इंटरेस्ट है, टोटल 60,000 रुपीज जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि 60 में क्या बोलते हैं, सॉरी 60 में 5,000 इंटरेस्ट है और 55,000 जो है आपका डिपॉजिट है, ठीक है, क्योंकि बोल रहे ना इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब 5,000 रुपए इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है,
सी सोल्ड हर गोल्ड ब्रेसलेट ज्वेलरी यूज्ड बाय हर फॉर अ पर्सनल पर्पस ऑन 1 मई 2025 फॉर ₹5 लाख। इस साल में 5 लाख में बेच दिए गोल्ड ब्रेसलेट विच वॉज एक्वायर्ड फॉर ₹40,000 ऑन 1 मार्च 2006। डायमंड उसमें फिट किया था ब्रेसलेट में ऑन 1 मई 2008 फॉर ₹50,000। और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब ये तो सीधा सीधा कैपिटल गेन में जाएगा। 50,000 रुपए उसका, 5 लाख रुपए जब उसका क्या है एफपीओसी है। 40,000 रुपए उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है 50,000, टोटल मिला के कितना हो गया 90,000। तो अगर मैं 5 लाख रुपए सेल है मेरी, 90,000 का मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट है, तो 4,10,000 रुपए मेरा क्या हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो भी कौन सा वाला 112 वाला। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। यस, नेक्स्ट क्या बात करता है, she received a gold coin worth ₹55,000 from her cousin daughter of uncle during the previous year 25-26। पहली बात तो अंकल रिलेटिव है, अंकल की वाइफ रिलेटिव है, लेकिन अंकल के बच्चे रिलेटिव नहीं है। मतलब आपके पापा के जो भाई बहन है और उनके स्पाउस रिलेटिव है, बट उनके बच्चे जो रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो अगर आपको अपने कजिन से कोई गिफ्ट मिल रहा है जो कि 50,000 से ऊपर की वैल्यू है तो वो टैक्सेबल होगा। तो ये अदर सोर्सेज में 55,000 रुपीज जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। यस, आगे क्या बोलता है ये, शी इनकर्ड लॉस लॉन्ग टर्म लॉस फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स फ्रॉम इंडियन कंपनी। एसटीटी इज पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स ₹75,000। जहां पर भी बोलता है ना एसटीटी पेड है, मतलब वो कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया 112A या फिर 111A। अब ये क्या है लॉन्ग टर्म है तो 112A होगा, शॉर्ट टर्म होता तो 111A होता। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 112A के अंदर, जो कि कितना है सर, जो कि आपका 75,000 माइनस होगा किसमें कैपिटल गेन के अंदर। ठीक है, अमाउंट है करके माइनस हो जा रहा है, नहीं तो सीधा क्या हो जाता है कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, शी डिपॉजिटेड अ सम ऑफ 50,000 विद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एवरी ईयर फॉर मेंटेनेंस ऑफ हर मदर एज 71 ईयर्स डिपेंडेंट ऑन हर एंड सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिसेबिलिटी। ठीक है, सीवियर डिसेबिलिटी है और आप डिपेंडेंट को मैनेज कर रहे हो तो कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन लगेगा 80DD। और सीवियर में कितना मिलता है 1,25,000। नॉर्मल में मिलता है फ्लैट 75,000 और सीवियर में मिलता है 1,25,000। और 80DD का ट्रांजैक्शन बहुत कम आता है, तो इसको ध्यान से दिमाग में बिठा लो। ठीक है, कि 80DD का ट्रांजैक्शन जो है वो कैसे दिखता है। उसके बाद नेक्स्ट, शी परचेज्ड न्यू रेसिडेंशियल हाउस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड पेड स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ 1,55,000 टू गेट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन हर नेम। तो अपने नाम पे प्रॉपर्टी लिए वो 1,55,000, कौन से सेक्शन में रिडक्शन मिलती है, एटीसी में मिलती है, 1,55,000 रुपीज का रिडक्शन मिल जाएगा कहां पर एटीसी। ठीक है, अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो एक बार वापस से पूरा ऊपर देख लो कि आपने क्या क्या ट्रीटमेंट जो है वो कर लिया है। राइट विथ मी इन योर बुक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोलता है ये बोलता है आपको यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय मिसेस इंशा फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 assuming that she exercised the option of shifting out of default tax regime provided under section 115BAC। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और तो आपको क्या निकालना है, टोटल इनकम टैक्स पेबल अंडर ओटीआर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। पढ़ लिया क्वेश्चन, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब अपन डायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगे सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले क्या बनाएंगे फॉर्मेट, जो कि बन गया तुरंत। अब आ जाओ लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 22, पेज नंबर है आपका 132। क्या बोलता है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर OTR ऑप्शनल टैक्स रिजीम। आई होप आई एम क्लियर। यस,
ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट अब अपन देखेंगे कि कौन सा हेड है। सबसे पहला हेड कौन सा होता है, सैलरी होता है। उसके बाद कौन सा होता है, हाउस प्रॉपर्टी होता है। बट सैलरी जो आपका हेड है वो तो क्या बोलते हैं, नहीं है क्वेश्चन में, हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो अभी अपन कौन सा लेंगे, तो अभी अपन लेने वाले हैं कौन सा, पीजीबीपी। तो सबसे पहले अपन कौन सा लेंगे, पीजीबीपी। आई होप आई एम क्लियर। यस, पीजीबीपी हो गया। पीजीबीपी में सबसे पहले अपन लेंगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, कि नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट कितना आएगा। तो नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट आपका आ जाएगा 5,61,000। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊपर। फिर कुछ ट्रांजैक्शंस क्या होंगे, कुछ ट्रांजैक्शन ऐड होंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस क्या होंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस लेस होंगे। ठीक है, तो कुछ ट्रांजैक्शंस आपके ऐड होंगे, ज्यादा ट्रांजैक्शन है भी नहीं, तो कुछ ट्रांजैक्शंस आपके लेस होंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। तो पहला तो पॉइंट नंबर 1 है जिसमें अपने को डेप्रिसिएशन माइनस करना है। डेप्रिसिएशन अपन नोट नंबर 1 के हिसाब से कितना हो गया, 2,63,000, वो माइनस कर दिया। पॉइंट नंबर 1 और 2 जो है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि दोनों में मेन एक ही चीज दी थी, दैट इज माय डेप्रिसिएशन। ठीक है, जॉब वर्क एक्सपेंस पेड विदाउट टीडीएस, एक्सपेंस पेड विदाउट टीडीएस। ठीक है, जॉब वर्क एक्सपेंस पेड विदाउट टीडीएस। तो जॉब वर्क का जो एक्सपेंस विदाउट टीडीएस हमने पे किया है, तो यहाँ पर 30% डिसअलाउ होगा, तो 70% ही अलाउ होगा। सिंस यहाँ पर कोई भी एक्सपेंस पहले से ट्रीटेड नहीं है, तो हम लोग को जितना रिक्वायर्ड है उतना ही माइनस करना है, दैट इज माई 63,000 रुपीज। ठीक है, इसका नोट आप बिल्कुल दे सकते हो, तो नोट नंबर 2 यहाँ पर डाल सकते हो, एक्सपेंस पेड विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, बिना टीडीएस डिडक्ट के जो अपने एक्सपेंस पे किया है वो। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन पॉइंट नंबर 1 कर लिया, पॉइंट नंबर 2 भी कर लिया। अब मैं क्या, कमीशन, तो कमीशन हमारे को इनकम ट्रीट करना है, तो कमीशन इनकम, कमीशन इनकम कितनी है, कमीशन की इनकम है आपकी 50,000 रुपीज, तो 50,000 रुपीज आप इनकम ट्रीट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट 25,000 पेड इन कैश, तो उसका आप नोट दे सकते हो। थर्ड नोट, कैश मोर देन 10,000 डिसअलाउड, तो उसका नोट जो है वो दे सकते हो। तो पॉइंट नंबर 3 हो गया, पॉइंट नंबर 4 हो गया, पॉइंट नंबर 5 हो गया, पॉइंट नंबर 6 पीजीबीपी का जो लॉस है वो। ठीक है, तो पीजीबीपी लॉस फ्रॉम डेरिवेटिव, डेरिवेटिव सिंस ये नॉर्मल पीजीबीपी लॉस है, ये नहीं के साथ एडजस्ट हो जाएगा, 1,17,500 रुपए। ठीक है, तो ये लॉस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 7 पार्टनरशिप फर्म की इनकम। तो यहाँ पर है इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। तो इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, मैं एक नोट देना चाहूंगी इसमें, पॉइंट नंबर 4 डाल देते हैं और पहले ट्रीटमेंट कर लो। इनकम कितनी है, 1,60,000, तो 1,60,000 आपकी इनकम है। ठीक है, क्या बताना चाहते हैं अपन, बताना मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहती हूँ, इसमें कोई नोट की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, एक आता है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा होता है रेमुनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, तो होता है सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन। ठीक है, तो सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, टैक्सेबल फॉर बोथ,
कौन होते हैं बोथ? तो बोथ में आपके आते हैं स्लीपिंग पार्टनर जो हो गए वो, स्लीपिंग पार्टनर प्लस स्लीपिंग के अलावा कौन आता है दूसरा इंसान? तो स्लीपिंग के अलावा आते हैं आपके वर्किंग पार्टनर्स। तो वर्किंग पार्टनर, ठीक है, और ये जो है वो किसको टैक्सेबल होता है? ओनली वर्किंग पार्टनर, क्योंकि आप ये दे भी किसको सकते हो? सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पार्टनर को ही दे सकते हो। ऐसा क्यों है बेटा? सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल क्यों रहा है? तो आप कैपिटल दिए उस वजह से मिल रहा है। तो बेसिकली कैपिटल जो लगाया है उसको इंटरेस्ट मिल सकता है, विच इज जस्टिफाइड, क्योंकि कैपिटल के ऊपर आपको कुछ रेम्यूनरेशन, कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, कैपिटल के बदले आपको कुछ रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, तो वो दोनों को मिल सकता है, वो दोनों को मिल सकता है। रेम्यूनरेशन क्यों मिल रहा है? रेम्यूनरेशन आपको रिवॉर्ड करने के लिए मिल रहा है, जो आपने काम किया उसके बदले मिल रहा है, चाहे सैलरी हो, चाहे बोनस, चाहे कमीशन हो, काम के लिए मिलता है। तो क्या स्लीपिंग लोग काम करते हैं? नहीं, स्लीपिंग पार्टनर काम नहीं करते, सिर्फ वर्किंग पार्टनर काम करते हैं। तो वर्किंग पार्टनर को दोनों टैक्सेबल होता है, और स्लीपिंग पार्टनर को क्या टैक्सेबल होता है? ये बस टैक्सेबल होता है। प्लस खर्चा भी फर्म को जो है वो इन दोनों के केस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों केस में अलाउ हो जाता है, अप टू मैक्सिमम अप टू 12% ही अलाउ होता है ना फर्म को, मैक्सिमम 12% अलाउ भी होता है, मैक्सिमम 12% टैक्सेबल भी होता है, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। अगर रेम्यूनरेशन की बात करें तो उसमें फिर वो निकालते हैं ऑन बुक प्रॉफिट बेसिस, तो जो बुक प्रॉफिट बेसिस के हिसाब से है वही अलाउ भी होता है और वही टैक्सेबल भी होता है। तो पॉइंट नंबर 4 हो गया इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म 7th पॉइंट जो वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आईएफओएस, तो बीच में कैपिटल गेन भी आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आईएफओएस में अपने को मिला है गिफ्ट फ्रॉम कजिन, गिफ्ट फ्रॉम कजिन, तो टैक्सेबल होगा क्योंकि वो रिलेटिव नहीं है, तो यहाँ पे आप नोट डाल देना, नॉट रिलेटिव। तो 50,000 से ऊपर है तो बिल्कुल 55,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर जो आपका है अच्छा, अपने पॉइंट नंबर डायरेक्ट 10 में आ गए क्या? पहले के छूट गए हैं, सॉरी। 60,000 रुपीज अपना आईएफओएस का एक और है, पार्टनरशिप फर्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 8। क्या बोलते हैं पॉइंट नंबर 8? शी रिसीव 60,000 बाय प्री मैच्योर विड्रॉल। तो प्री मैच्योर विड्रॉल में जो भी आपको मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर प्री मैच्योर विड्रॉल, प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट ही तो है ना, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, प्री मैच्योर विड्रॉल पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट से कितना हुआ है? 60,000। तो 60,000 रुपीज यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वो हो गया। फिर गोल्ड ब्रेसलेट वाला है, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्या? कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन में सबसे पहले अपन क्या लेंगे? FVOC, और ये क्या था आपका? गोल्ड ज्वेलरी थी, जिसका अमाउंट था कितना बेटा? 5 लाख। 5 लाख रुपए उसकी सेल वैल्यू थी, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट वाज परचेज 40,000, माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, डायमंड लगा था 50,000 का। तो ये दोनों माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला, क्योंकि ऑब्वियसली 112 है तो शेयर्स के लिए होता है। तो आ गया 4,10,000, ठीक है। तो आई होप वी हैव डन पॉइंट नंबर 9। तो 8 भी हो गया, 9 भी हो गया है। अब 10 जो हमने पहले ही कर लिया था। 11 जो है वो क्या बोलता है? शी इनकर्ड लॉन्ग टर्म लॉस फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स। क्या? तो लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, वो भी क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और 112 कैसे पता लगा? क्योंकि एसटीटी पेड है। और लॉस कितने का बेटा? 75,000। तो 75,000 का लॉस बिल्कुल लॉन्ग टर्म का लॉस लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट में एडजस्ट हो जाएगा। तो आपका कैपिटल गेन हो जाएगा 4,10,000 माइनस 75,000 इज इक्वल टू 3,35,000। बाहर कर दोगे 3,35,000, ठीक है। अभी देख लो ऊपर कैपिटल गेन चल रहा है, पीजीबीपी ये, ठीक है। अब
पॉइंट नंबर आपका वो हो गया, गोल्ड कॉइन हो गया, लॉस सेल ऑफ शेयर। अब पॉइंट नंबर 12 क्या बोलता है, उसने 80 डबल डी में डिपॉजिट किया है, तो डिपॉजिट किया है तो जीटीआई फिर माइनस एटीसी, ये एटीसी क्या है, पर पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, तो यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी, बट मैक्सिमम कितना अलाउ होता है, मैक्सिमम अलाउ होता है 1.5 लाख। भले ही आप 1,55,000 पेमेंट करो, बट आपको अलाउ कितना होगा, 1,50,000। आउटर कॉलम में भी लिख देंगे। फिर नेक्स्ट माइनस 80 डबल डी, मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड रिलेटिव, डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड रिलेटिव। तो मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड रिलेटिव कितना है, सीवियर वाला है ना, सीवियर डिसेबिलिटी। तो सीवियर डिसेबिलिटी में फ्लैट डिडक्शन मिलती है 1,25,000 की, तो 1,25,000 रुपए जो है वो आपको फ्लैट डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर जो 12 है 80 डबल डी, और पॉइंट नंबर 13 जो था वो क्या था, 80 सी। अब आई होप कि मैं देखूं तो मैंने सारे एडजस्टमेंट कर लिए हैं। अगर मैं ऊपर से क्वेश्चन चेक करूं तो मेरे को पीजीबीपी का प्रॉफिट निकालना चाहिए, तो आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट माई पीजीबीपी। कितना आ जाएगा मेरा आंसर, 5,61,000 प्लस 2,10,000 माइनस 2,63,000 माइनस 63,000 इज इक्वल्स टू 4,00,000 माइनस 1,17,500 इज इक्वल्स टू 3,27,500। ठीक है, तो 3,27,500। 3,27,500 क्या हो गया, पीजीबीपी की इनकम आ गई है। कैपिटल गेन में 3,35,000 है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का टोटल कर लो, 55,000 प्लस 60,000 इज इक्वल्स टू 1,15,000। 1,15,000 बाहर टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 1,15,000। ठीक है, जीटीआई निकाल लो, तो आपका है 3,27,500, 3,27,500 प्लस 3,35,000 प्लस 1,15,000 इज इक्वल्स टू 7,77,500 माइनस 1,50,000 माइनस 1,25,000 इज इक्वल्स टू टोटल इनकम इज इक्वल्स टू 5,02,500, 5,02,500। ठीक है, तो माई टोटल इनकम इज 5,02,500। अब क्या मैं एक रेसिडेंट हूं, बिल्कुल मैं एक रेसिडेंट हूं, तो मैं रेसिडेंट हूं तो मेरे को मेरे स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में क्या बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। तो मेरी जो टोटल इनकम है ना वो कितनी है, 5,02,500 माइनस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, पहले मैं सबसे पहले माइनस कर देती हूँ 2.5 लाख। ठीक है, तो 2.5 लाख माइनस की तो आ गया 2,52,500। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लेस देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। ठीक है, ये उससे कम ही है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 2,52,500। भले मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3,35,000 है, ठीक है, भले मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है 3,35,000, बट बचा हुआ कहां सेट ऑफ हो गया है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में, into 12.5% is equals to into 12.5% is equals to 62,813। तो 62,813, 62,813 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% इंटू 4% इज इक्वल्स टू हाउ मच, और 2,25,2513
ठीक है, प्लस इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाएगा 65,325, एक सेकेंड ना, 252,500 इंटू 12.5%, 31, हाँ वही 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 वही, एक कैलकुलेशन गलत है इसका, इट्स 31,563 इंटू 4%, 1263 प्लस इक्वल्स टू 32,825 टोटल टैक्स लाइबिलिटी, और राउंड ऑफ 2 रुपीज 10, तो 32,830 रुपीज. दिस इज योर फाइनल टैक्स लाइबिलिटी विथ क्वेश्चन नंबर 22. ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन को ऐसे देखते हो और आप तुरंत ही पहले पढ़ते टाइम ही पूरा कर लेते हो, तो आपके लिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो डिफिकल्ट नहीं है. इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस हुए हैं. वेल इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 18 से लेके जो आपके लास्ट वाले क्वेश्चन है वो थोड़े स्पेशल क्वेश्चन है, उससे पहले थोड़े जनरल क्वेश्चन है. So if you want to practice good questions, start from 18. But if you have not done anything, you're just starting, please go with each and every question because you don't know where you are lacking and you don't know where your concepts are weak. Okay? So 18, 19 to last questions include new points maybe which has not been discussed before, but all other relevant points are also discussed in questions before. ठीक है, हो गया पूरा. Now we have illustration number 23. Now we are back with our question, that is illustration number 23. क्या बोलता है ये, सुनो ध्यान से, सुनो गौर से दुनिया वालों. डॉक्टर रोहन 83 ईयर ओल्ड, 83 ईयर मतलब बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट कितनी है आपकी, 5 लाख. ठीक है, डॉक्टर रोहन 83 ईयर ओल्ड रेसिडेंट सर्जन having nursing home in Mumbai gives the following particulars for the year ended 31 मार्च 2026. ठीक है सर, क्या बोलता है ये, दैट पेमेंट. अब कभी भी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ तो मैं क्रेडिट साइड या पेमेंट साइड से स्टार्ट करती हूँ. पेमेंट लिखा और रिसिप्ट लिखा मींस दिस इज व्हाट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. तो आपको जो खर्चे माइनस करने वही आप लोगे, अदरवाइज आप बाकी खर्चे जो है वो नहीं लोगे. ठीक है, सैलरी टू स्टाफ का माइनस होगा, बिल्कुल होगा. टैक्सेस एंड इंश्योरेंस बिल्कुल होगा. एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं बिजनेस का. परचेज ऑफ टेलीविजन, परचेज ऑफ टेलीविजन इज बेसिकली डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तो इस पे डेप्रिसिएशन दे देंगे -15%. ठीक है, गिफ्ट टू डॉटर इन लॉ, ये तो क्लब हो जाएगा, वापस मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, बट ये टैक्सेबल कहां पर होगा, ये अदर सोर्सेज में होगा. नहीं मतलब डॉटर इन लॉ को मैं कर रहा हूं तो उसको अगर मैं कोई गिफ्ट दे रहा हूं अपनी डॉटर इन लॉ को, हाँ अगर मैं अपनी डॉटर इन लॉ को कोई गिफ्ट दे रहा हूं अपनी बहू को, हाँ तो वो तो रिलेटिव है. हाँ एक चीज समझना, सी अगर मैं सास या ससुर हूँ, ठीक है, मैं ससुर के, क्योंकि यहाँ पे डॉटर इन लॉ बोल रहा है और ये डॉक्टर रोहन की बात कर रहा है. रोहन ससुर है, रोहन अपनी बहू को कुछ भी गिफ्ट दे रहा है, तो रोहन की बहू उसकी रिलेटिव के डेफिनेशन में आती, तो क्या है, एग्जेप्ट है. बट अगर इस 60,000 में उसको कोई इनकम हो जाती है तो वो टैक्सेबल है और वो क्लब होगी रोहन के हाथ में. तो ये 60,000 का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, और ये 60,000 जो है वो एग्जेम्प्ट है उसके हाथ में, और हम लोग ये बिजनेस का खर्चा नहीं है तो इसको हम अलाउ नहीं करेंगे. ठीक है, तो गिफ्ट टू डॉटर इन लॉ में एक चीज ध्यान रखना कि ससुर अपनी बहू को कुछ दे रहा है 60,000 रुपए, तो वो बहू के हाथ में एग्जेम्प्ट है, क्योंकि ससुर और बहू जो है वो रिलेटिव है. बट अगर बहू उस इनकम को कहीं इन्वेस्ट कर देती है और उसमें कोई इनकम जनरेट करती है, तो वो जो इनकम है वो क्लब हो जाएगी ससुर के हाथ में. क्वेश्चन में ससुर लिखा है, फादर इन लॉ डॉक्टर रोहन मेल लिया, इसलिए हमने मेल का एग्जाम्पल लिया है. सेम एप्लीकेबल होगा सास, मतलब अगर सास या ससुर अपनी बहू को कोई इनकम ट्रांसफर करते हैं तो इनकम उनके हाथ में एग्जेम्प्ट है ड्यू टू रिलेटिव. बट अगर उस पर वो कोई इनकम अर्न करते हैं तो वो जो है वो क्लब हो जाएगी इन द रिस्पेक्टिव हैंड्स ऑफ ट्रांसफर. आई होप आई एम क्लियर. यस, ओके नेक्स्ट. क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स टू प्रॉपर्टी. अब
अगर आपने लो रिपेयर, प्रॉपर्टी का रिपेयर कहाँ जाता है, हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन तो ये कहाँ जाएगा, ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। और हाउस प्रॉपर्टी में हम देखेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में 24B, ठीक है। तो ये घर से ज्यादा रिलेटेड है। अब मान लो कोई हाउस प्रॉपर्टी कोई जो बिजनेस में यूज हुई, तो इसलिए मैं इसको लाइन कर देती हूँ कि मे भी क्या पता कि कोई बिजनेस में कुछ यूज हो रहा हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, पर्सनल मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं आएगा, डिपॉजिट इन पीएफ प्रोविडेंट फंड अकाउंट तो 80C में आ जाएगा। नर्सिंग होम एक्सपेंसेस ये माइनस हो जाएंगे क्योंकि हमारे बिजनेस के खर्चे हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है आपका, प्रोफेशनल फीस पेड फॉर कंसल्टिंग सर्विसेज ये भी माइनस होगा क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है, ठीक है। जो खर्चे माइनस होंगे हम उन्हीं को ले रहे हैं, जो रेलेवेंट नहीं है उनको नहीं उठा रहे हैं। फिर नेक्स्ट, परचेज ऑफ फर्नीचर एट होम, ना तो खर्चा अलाउ होगा और ना ही उसका डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। पर्सनल एक्सपेंसेस कुछ नहीं, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। आई होप यहां तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट डेबिट साइड में क्या बोलता है ये, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 1,25,000, ठीक है। अब फीस फ्रॉम विजिट टू अदर हॉस्पिटल नेट इज हाउ मच, 5,85,000, ठीक है। 5,85,000 जो है वो क्या है, इसकी फीस है। तो ओपनिंग बैलेंस इतना है, फीस तो ये नेट मिली है उसको, 5 फीस फ्रॉम विजिट फ्रॉम अदर हॉस्पिटल, ठीक है। तो नेट मिली है मतलब ग्रॉस करना पड़ेगा, तो 10% का टीडीएस कटा होगा क्योंकि प्रोफेशनल सर्विस 194J, तो ये आपको ग्रॉस करके अपन टैक्सेबल करेंगे, ठीक है। फीस ऑफ मार्च 2025 रिसीव्ड इन अप्रैल 2025, पिछले साल की इनकम इस साल मिली है, तो वैसे भी अपन कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं। तो जब आप कैश बेसिस फॉलो करते हो तो क्या होता है कि जो इनकम आपको अभी मिल रही है आपके हाथ में वही टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो जो आपको मिल रही है वही आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। तो आपको जो मिल रही है भले पिछले साल की है, अर्न आपने पिछले साल के, रिसीव इस साल के, तो इस साल टैक्सेबल होगा। तो ये एक टैक्सेबल होगा प्लस, और ये 85,000 जो आपको मिला है ये टैक्सेबल होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स नेट, ये अदर सोर्सेज में जाएगा और ये भी ग्रॉस होगा, तो 10% से ग्रॉस होगा, ठीक है, क्योंकि नेट लिखा हुआ है। फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 10,25,000, तो ये भी ये पीजीबीपी में आएगा, तो इसको अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव ऑफ पेशेंट, तो ये भी पीजीबीपी में जाएगा, ये ऐड कर देंगे। ऑनरियम फॉर पेंटिंग सर्विसेज इन जय हिंद आर्ट स्कूल, तो ये भी क्या होगा, ग्रॉस होगा, और ये 10% से मतलब हो जाएगा, अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट जो है जो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा वो है 1,500 रुपए। आई होप आई एम क्लियर, ओके। अब इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोलता है ये, he keeps his books of accounts on cash basis and has not opted for provisions of section 44DA, 44DA मतलब प्रोफेशन का जो है वो ऑप्ट नहीं किया, ठीक है। अब सैलरी इंक्लूड 60,000 पेड टू सिस्टर हु इज अ क्वालिफाइड नर्स बट पेड इन कैश, तो आप 10,000 से ज्यादा अगर कैश में पे करोगे तो वो ऐड हो जाएगा, तो प्लस करना है आपको क्या, 60,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड 25,000 फॉर डिनर टू डॉक्टर्स इन 5 स्टार होटल। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 25,000, डिनर डॉक्टर 5 स्टार, तो अज्यूमिंग कि ये बिजनेस का होगा तो हम लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स टू प्रॉपर्टी इंक्लूड 40,000 फॉर द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो ये जो रिपेयर्स टू प्रॉपर्टी है इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है 40,000 जो है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, तो पीजीबीपी में भी माइनस होगा, तो पीजीबीपी में कितना माइनस होगा, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए माइनस होगा पीजीबीपी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, हिज डॉटर इन लॉ अर्न इनकम ऑफ 10,000 फ्रॉम अमाउंट रिसीव्ड एज गिफ्ट, ये कहाँ टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल क्लब हो जाएगा, बेसिकली ग्रैंडफादर के हाथ में, सॉरी ससुर के हाथ में, फादर इन लॉ नॉट ग्रैंडफादर, फादर इन लॉ। फिक्स्ड एसेट वैल्यूज एज ऑन 1/4/2025 आर एज अंडर, नर्सिंग होम इक्विपमेंट 2,20,000, तो इसमें नर्सिंग होम इक्विपमेंट में 15% है।
मेडिकल बुक्स इंक्लूडिंग एनुअल पब्लिकेशन ऑफ 10,000, इसमें आपका 40% है, 35,000। एंड लैपटॉप में आपका 40% है, तो लैपटॉप भी कितना है, 40% है, ठीक है। तो मेडिकल नर्सिंग होम का इक्विपमेंट 15%, मेडिकल बुक 40% और लैपटॉप भी आपका 40%, ठीक है। टेलीविजन परचेज फॉर नर्सिंग होम पर्पस वाज पुट टू यूज ऑन 3 अक्टूबर 2025। तो टेलीविजन पे अपन लगाएंगे पूरा डेप्रिसिएशन। तो अरे यहाँ पे था ना डेप्रिसिएशन परचेज ऑफ 15% पूरा लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ही हैज डोनेटेड 10,000 टुवर्ड्स पीएम केयर फंड ऑन क्या बोलते 15 अगस्त 2025। तो ये क्या जाएगा, ATG डोनेशन की सेक्शन है 10,000 रुपीज, दैट इज 100% डिडक्शन। आई होप आई एम क्लियर। यस, क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल फॉर असेसमेंट इन 26-27 एज पर रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एक्साइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स regime provided under section 105 BAC. Now, what will be the total income and tax payable if you opts for 44 ADA? Will it be more beneficial to adopt 44 ADA? First of all, what is 44 ADA? 44 ADA is presumptive taxation for provision. लिख दो यहाँ पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन किसका बेटा, प्रोफेशन का, जहां पे आपको क्या होता है 50% जो आप क्या करते हो इनकम शो करते हो, 50% खर्चा 50% इनकम ऑफ द सेल्स। आई होप यू गॉट इट। नाउ स्टार्ट डूइंग योर इलस्ट्रेशन। नंबर क्या है आपका 23 और पेज नंबर जो है वो आपका क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 23, पेज नंबर इज 133। तो यहाँ पे अपने को निकालना क्या है, तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, ठीक है। और 83 ईयर जो बंदे का एज है, तो आपको याद रखना है कि 5 लाख रुपए जो है वो आपको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो क्लेम करनी है, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन एंड चेक वेदर इट इज एनीथिंग अबाउट सैलरी, नथिंग अबाउट सैलरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट व्हाट इट इज एनीथिंग अबाउट हाउस प्रॉपर्टी, यस, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर रिपेयर, ये किसके लिए है, रिपेयर के लिए है। मैक्सिमम 30,000, मैक्सिमम 30,000। तो भले आपका अमाउंट कितना है 40,000, बट आपको कितना माइनस करने मिलेगा 30,000। तो आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा 30,000। क्या ये दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाउस प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट इतना इजी था और हमने बहुत इजीली जो उसको क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नाउ अब अपन किस में आएंगे, तब अपन आएंगे किस में बेटा, पीजीबीपी के अंदर, ठीक है। तो पीजीबीपी के अंदर इफ यू सी, तो यहाँ पे है आपका नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, ठीक है, कि नेट प्रॉफिट क्या है आपका एज पर पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट के हिसाब से आपका नेट प्रॉफिट है विच इज, सॉरी अभी तो हम डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं ना, हर बार नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट करनी थी। अभी अपन क्या देखेंगे, ग्रॉस रिसिप्ट कि कितना अपने को इनकम हुआ है, 5-6 तो इनकम आई जाएगी, और यहाँ पे अपन कहेंगे माइनस अलाउेबल एक्सपेंस कि क्या क्या खर्चे जो है वो हम अलाउ कर देंगे, ठीक है। ग्रॉस रिसिप्ट और एक्सपेंसेस जो है वो अपने को लिखना है। थोड़ा सा अगर आप चाहो तो ज्यादा भी छोड़ सकते हो, 5-6 लाइन, ज्यादा छोड़ने में प्रॉब्लम नहीं, कम छोड़ने में प्रॉब्लम है लाइन। ओके, ग्रॉस रिसिप्ट में अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड से देखूं, क्रेडिट साइड में देखना भी नहीं, डेबिट साइड से देखना चाहिए। तो फीस फ्रॉम अदर हॉस्पिटल, फीस फ्रॉम अदर हॉस्पिटल,
तो फीस फ्रॉम अदर हॉस्पिटल 5,85,000, 5,85,000 जो है वो खुद 90% है, तो 100% जो है वो कितना होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा, इसको टीडीएस याद रखना ना, 194J का टीडीएस है इसमें, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं कि -194J TDS @10%। तो इसका तो पहले आंसर निकाल लो पहले। 585,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 6,50,000 रुपीज। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6,50,000 रुपीज। 6,50,000 रुपीज जो है वो यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया है 6,50,000 माइनस 5,85,000 माइनस कर देंगे अगर, तो आगे कितना? 65,000। तो 65,000 रुपीज जो है वो क्या हो गया है? ठीक है, ये हो गया आपका। फिर सेकंड में क्या आपका था, जो आपको फीस रिसीव हुई थी, फीस ऑफ लास्ट ईयर रिसीव, तो कैश बेसिस है, जो पैसा इस साल मिलेगा वो इस साल टैक्सेबल हो जाएगा, तो विच इज 85,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था डिविडेंड शेयर्स नेट पे, तो यहाँ पे अपन लेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, तो कितनी जगह छोड़ू मैं? पीजीबीपी है, उसके बाद कैपिटल गेन भी नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, क्या टैक्सेबल होगा? डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स। $21,000, 21,000 इज डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स। ठीक है, तो 21,000 डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स टैक्सेबल हो गया, और फीस रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, दिस इज माय फीस रिसीव्ड। 10,25,000। ठीक है, फिर पेशेंट से जो मिला है वो भी, पेशेंट से अगर आपको गिफ्ट मिला है तो पेशेंट से गिफ्ट मिला है तो वो भी पीजीबी में टैक्सेबल होगा, दैट इज हाउ मच? 45,000। ठीक है, उसके बाद ऑनोरियम पेंटिंग सर्विसेज से पैसा मिला है, पेंटिंग सर्विसेज, पेंटिंग सर्विसेज जो है वो कितना है? 22,500। ठीक है, 22,500 रुपए, तो 22,500 रुपए पेंटिंग सर्विसेज का है। पेंटिंग सर्विसेज इज हाउ मच? 22,500। तो डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 22,500, 22,000, एक मिनट, 22,500 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 25,000 रुपीज। दैट इज वॉट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका आ गया है 22,500। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज इक्वल्स टू 1,500 रुपए।
नाउ अगर मैं पीएल अकाउंट देखूं तो मैं पीएल अकाउंट के सारे एडजस्टमेंट्स जो है वो कर चुकी हूँ, ठीक है। तो पीजीबीपी में ये हो गया, पीएल अकाउंट के सारे एडजस्टमेंट जो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस ये सब अदर सोर्सेस, और ये सॉरी पीएल अकाउंट में डेबिट साइड का किया है, रिसिप्ट साइड का किया, पेमेंट साइड का जो बचा है, ठीक है। तो पेमेंट साइड में अपन स्टार्ट करेंगे अलाउबल एक्सपेंस में सबसे फर्स्ट क्या लेंगे अपन, सबसे पहले लेंगे सैलरी टू स्टाफ। सैलरी टू स्टाफ कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,50,000, ठीक है। नेक्स्ट माइनस लिखा है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, तो यहाँ पर लिखेंगे टैक्सेस एंड इंश्योरेंस माइनस होगा कितना, 26,000, ठीक है। फिर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, अज्यूमिंग कि ये सारी चीजें जो है वो बिजनेस की ही है, ठीक है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 1,10,000। परचेज ऑफ टेलीविजन 48,000। परचेज ऑफ टेलीविजन में डेप्रिसिएशन आएगा कि नहीं आएगा, टेलीविजन का कुछ है ना, हाँ कि 15% पूरा आएगा, तो मैं माइनस करूंगी क्या, डेप्रिसिएशन ऑन फोर्थ है डेप्रिसिएशन किसका, टेलीविजन का। तो टेलीविजन का डेप्रिसिएशन 48,000 इंटू 15% इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो आपका आएगा 48,000 इंटू 15% इज इक्वल्स टू 7,200, ठीक है। कुछ लिखा भी है डेप्रिसिएशन के लिए नीचे कि नर्सिंग होम इक्विपमेंट इतना है, इतना है, इतना है, लैपटॉप इतना है, टेलीविजन फॉर नर्सिंग होम पर्पस टेलीविजन परचेज किए, तो अपन 15% डेप्रिसिएशन दे देंगे, ठीक है। टेलीविजन हो गया। गिफ्ट टू डॉटर इन लॉ, तो ये तो क्लब नहीं होगा बट उसका वो तो यहाँ नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन रिपेयर्स टू प्रॉपर्टी, तो इंटरेस्ट ऑन रिपेयर लोन, तो रिपेयर लोन का इंटरेस्ट कितना आएगा, 15,000 रुपए, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है पर्सनल एक्सपेंस में आएगा डिपॉजिट इन पीएफ, तो पीएफ का डिपॉजिट यहां ले लेते हैं, तो यहां पर आपका है 80C डिपॉजिट इन पीएफ और पीपीएफ सेम थिंग, पब्लिक प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट इन पीएफ अमाउंट इज हाउ मच, 55,000, तो 55,000 यहाँ पर माइनस हो जाएगा। उसके बाद नर्सिंग होम एक्सपेंसेस ऊपर जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 6 में नर्सिंग होम एक्सपेंसेस, नर्सिंग होम एक्सपेंस 3,75,000। प्रोफेशनल फीस पेड फॉर कंसल्टिंग सर्विसेज, प्रोफेशनल फीस पेड फॉर प्रोफेशनल फीस पेड फॉर कंसल्टिंग सर्विसेज 1,20,000, ठीक है। और डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर फॉर एट होम, तो उसका डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सब हो गया है एंटरटेनमेंट डेप्रिसिएशन, ये सारी खर्चे जो अपन लिख लिए, नर्सिंग होम एक्सपेंसेस, प्रोफेशन दिस, पर्सनल एक्सपेंसेस का नहीं मिलेगा, मेडिकल एक्सपेंस 70,000 उसका भी नहीं मिलेगा। तो स्टाफ हो गया 3,50,000, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया 1,10,000, डेप्रिसिएशन हो गया 7200, इंटरेस्ट ऑन लोन 15,000, नर्सिंग होम एक्सपेंसेस 3,75,000 और प्रोफेशनल फीस का 1,20,000, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो आपका पूरा जो है पीएल हो चुका है। फिर पॉइंट नंबर 1 इज नथिंग, पॉइंट नंबर 2 इज पेड इन कैश, तो उसको इनकम में ऐड करेंगे, तो यहाँ पर अपन ऐड करेंगे कैश पेमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रुपीज, तो हाउ मच इट इज 60,000, तो 60,000 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 25,000 फॉर डिनर टू डॉक्टर, अज्यूमिंग बिजनेस है। इंटरेस्ट ऑन 40,000 रुपए प्रॉपर्टी का है, ठीक है। डॉटर इन लॉ की इनकम जो है वो क्लब हो जाएगी, तो वो अदर सोर्सेज में आएगी। इंटरेस्ट
रिसीव्ड बाय डॉटर इन लॉ 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए उसकी इनकम जो है वो आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद फिक्स एसेट का वैल्यू है 2,20,000, तो 2,20,000 नर्सिंग होम इक्विपमेंट्स, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन देंगे अपन, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे पॉइंट नंबर 8 माइनस, माइनस ही चल रहा है वैसे सब, डेप्रिसिएशन। ठीक है। सबसे पहले क्या है आपका नर्सिंग होम इक्विपमेंट, तो यहाँ पर आपका है इक्विपमेंट, इक्विपमेंट इज इक्वल्स टू 2,20,000, 2,20,000 इंटू 15% इज इक्वल्स टू 33,000। ठीक है। इक्विपमेंट, उसके बाद मेडिकल बुक्स, मेडिकल बुक्स, तो आपका बुक्स का कितना है, तो बुक्स है आपका 40%। ठीक है। तो मेडिकल बुक्स आपका 10,000 इंटू 40% इज इक्वल्स टू आपका 4,000, सॉरी 40,000, हाँ मेडिकल बुक्स इंक्लूडिंग एनुअल फंड, एक मिनट एक मिनट, मेडिकल बुक्स एनुअल फंड, एक मिनट, मेडिकल बुक्स कितनी है 35,000 ना, 35,000 इंटू 40% इज इक्वल्स टू हाउ मच, 35,000 इंटू 0.4 इज इक्वल्स टू 14,000 रुपए, और 33,000 आकर 2,20,000 का 15%, और लैपटॉप है आपका 40,000, तो 40,000 इंटू 40% इज इक्वल्स टू 16,000 रुपए, तो 16,000 रुपए यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है। टेलीविजन का कर दिए पीएम केयर फंड, एटीजी, एटीजी इज योर पीएम केयर फंड, 100% डिडक्शन मिलेगी, दैट इज हाउ मच योर 10,000 रुपीज। ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये हो गया 30,000, 30,000 ये हो गया बाहर, अब अपन करेंगे पीजीवीपी का कैलकुलेशन, तो पीजीवीपी के कैलकुलेशन में सबसे पहला है आपका 6,50,000 प्लस 85,000 प्लस आपका 10,25,000 प्लस 45,000 प्लस आपका 60,000, क्या है आपका कैश पेमेंट मोर देन 10,000, ओके नहीं है, परमिसिबल डिडक्शन में आएगा 2,90,000, अच्छा तो सैलरी टू स्टाफ, ओके ओके ठीक है, तो हमने 60,000 ऐड कर दिया और 3,50,000 माइनस किया, तो इट्स सेम ट्रीटमेंट, फिर 26,000, फिर 1,10,000, फिर 25,000 कहाँ है यार, इंटरेस्ट ऑन लोन रिपेयर टू प्रॉपर्टी 50, अच्छा ये 15 नहीं है 25,000 है, फाइनेंस 25,000 माइनस होगा ये डिफरेंस जो है वो 25,000, नर्सिंग होम एक्सपेंसेस 3,75,000, प्रोफेशनल फीस 1,20,000, डेप्रिसिएशन 33,000, 14,000, 16,000 और 7,200। ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा पीजीबीपी का 6,50,000 प्लस 85,000 प्लस 10,25,000 प्लस 45,000 प्लस 60,000 माइनस 3,50,000 माइनस 26,000 माइनस 1,10,000 माइनस 7,200 माइनस 25,000 माइनस 3,75,000 माइनस 1,20,000 माइनस 33,000 माइनस 14,000 माइनस 16,000 इज इक्वल्स टू 7,88,800, तो यहाँ पर आ गया 7,88,800, 7,88,800। आई होप आई एम क्लियर। तो 7,88,800 इज द आंसर। ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो आईएफओएस का टोटल आ जाएगा आपका
57,500, 57,500। फिर अपन कर लेंगे GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। 57,500 इज इक्वल्स टू 7,88,800 प्लस 57,500 इज इक्वल्स टू 8,46,000, नहीं माइनस 30,000 वो ना, हाँ 8,16,000, 8,16,300। अब इसमें आपका 55 और 60 10 हो गया 65,000 टोटल में, माइनस कर दोगे तो टोटल इनकम आपकी आ जाएगी -65,000 इज इक्वल्स टू 7 लाख। अच्छा हाँ, एक चीज अपन मिस कर गए, दैट इज योर 80D, कि उसका जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, मेडिकल एक्सपेंस, अज्यूमिंग कि उसने कोई क्या बोलते क्या नहीं लिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिया है, यहाँ पर जो पर्सनल मेडिकल एक्सपेंस है वो कितना है आपका 70,000 रुपए, लेकिन मैक्सिमम अपने को कितना अलाउ होता है 50,000, तो यहाँ पर अलाउ हो जाएगा 50,000। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा -1,15,000 रुपए। माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8,16,300 माइनस 1,15,000 इज इक्वल्स टू 7,01,300, 7,01,300। ठीक है, 7,01,300 ये आपका हो गया फाइनल। दिस इज योर टोटल इनकम इज। अब टोटल इनकम आपकी ये है, तो आपको टैक्स लायबिलिटी निकालना है ऑप्शनल टैक्स रिजीम से। ठीक है, तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम से अप टू 5 लाख क्या हो गया, नील। बैलेंस इनटू 30% इज इक्वल्स टू हाउ मच, -5 लाख इंटू 30% इंटू 0.3 इज इक्वल्स टू 60,390, 60,390 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4% जो है वो आएगा, तो 4% नहीं सॉरी 20% आएगा। बैलेंस इंटू नॉट 30, बैलेंस इज 20%। बेसिक एग्जामिशन लिमिट क्रॉस वो नहीं किया ना, मतलब स्लैब रेट कहाँ क्रॉस किए हैं वो लोग। तो 5 लाख, 2,01,300 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 40,260, 40,260 टोटल कर दो तो आ जाएगा 40,260 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे इंटू 4% इज इक्वल्स टू 16,104 टोटल कर देंगे अपन प्लस इक्वल्स टू, तो आ जाएगा 4,18,704 रुपए, 4,18,000 नहीं सॉरी 40,000 16,000 इक्वल्स टू 41,870, हाँ 41,870.4, तो विच इज 41,870। और आपको टीडीएस आया था वहां -194J में टीडीएस कटा है आपका 65,000 का, प्लस आपका 194 में टीडीएस कटा है डिविडेंट वाले में 2,100 रुपए का, और माइनस आपका ये 10%, ये भी 10%, और एक कटा है 194 ऑनरियम पेंटिंग, तो ये भी प्रोफेशनल है, 194J में ही कटा है 10% का, विच इज 2,500 रुपए। माइनस कर देंगे तीनों को तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी पेबल जो आ जाएगी, नहीं रिफंडेबल है, विच इज 27,730 रुपीज। ठीक है, और दिस इज योर फाइनल आंसर, मतलब किसका, फर्स्ट वाले पॉइंट का, कि जो फर्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है ना उसका आंसर जो है वो ये। अब नेक्स्ट क्या पूछता है ये, टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल फॉर द प्रोविजन ऑफ 44 ADA। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, टोटल इनकम और टैक्स प्रोविजन ना, तो यहाँ पे अपन ले लेंगे
44 एडीए के बारे में। 44 एडीए में अगर मैं देखूं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेम रहेगा 30,000 के लॉस में। सेकंड, आपकी जो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है, तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन अगर आप देखोगे तो आपकी कौन कौन सी है, तो ऊपर में मैंने ऐड किए ग्रॉस रिसिप्ट में। तो फीस फ्रॉम हॉस्पिटल मेरी इनकम है, ये फीस ऑफ लास्ट ईयर ये है, फीस रिसीव्ड ये है, पेशेंट का गिफ्ट ये, ठीक है। तो ये टोटल मिला के जो है ये क्या है, मेरी इनकम है। टोटल कितना हुआ इसका, तो इसका टोटल हो गया आपका 6,50,000 प्लस 85,000 प्लस 10,25,000 प्लस 45,000 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 18,05,000। तो 18,05,000 का सीधा 50%, तो पीजीबीपी इज इक्वल्स टू 18,05,000 इंटू 50% इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो 9,02,500, 9,02,500 आपकी इनकम आ गई, ठीक है। और आईएफओएस में आपकी इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है 57,500। सेट ऑफ मार देंगे तो मेरा आ जाएगा जीटीआई, जीटीआई मेरी आ जाएगी 9,30,000, 9,30,000 माइनस डिडक्शन टोटल में कितना है 1,15,000 माइनस कितना, तो 9,30 माइनस 1,15,000 करेंगे अगर, तो मेरी इनकम आ जाएगी कितनी, 8,15,000। 8,15,000 क्या आ गई टोटल इनकम। अब 8,15,000 में अगर टैक्स लाइबिलिटी में निकालूं तो अप टू 5 लाख तो क्या है सर, नील है, और अप टू 5 लाख तो क्या है, नील है। तो 8,15,000 माइनस 5 लाख इन 2.2 इज इक्वल्स टू 63,000। बैलेंस इन टू 20% किया अपन लोगों ने, तो कितना आ गया 63,000 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 63,000 इंटू 4% इज इक्वल्स टू 2,520, ठीक है। तो यहाँ पर है टोटल टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू प्लस 65,520 रुपीज, ठीक है। दिस इज माई आंसर। फिर उसमें टीडीएस जो पहले अपन लोगों ने माइनस किया है विच इज 69,600 माइनस कर दोगे तो अब रिफंड बचेगा कितने का, 4,080 रुपए का। तो ऑब्वियसली इट्स माई एडवाइस टू ऑप्ट फॉर व्हाट बेटा, टू ऑप्ट फॉर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, क्योंकि इसमें रिफंड मिल रहा है 27,000, इसमें रिफंड मिल रहा है 4,000, तो आपको कौन सा प्रोविजन ऑप्ट करना चाहिए, नॉर्मल प्रोविजन। आई होप आई एम क्लियर। ओके फाइन। सो टुडे आज के लिए हमारे इतना ही, और बाकी जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। अगर आपको ये जो नोट्स हैं वो चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, प्लस हमारी जो ऐप है उसके अंदर सारे जो ये क्या बोलते हैं हमारे नोट्स हैं वो अवेलेबल है, प्लस अप टू सैलरी आपका क्वेश्चन बैंक, आंसर बैंक, टेक्स्ट बुक, चार्ट बुक सब कुछ अपडेटेड है। और क्या बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबली टीडीएस का भी हम अपने ऐप में अपलोड करने वाले हैं, तो डू चेक आउट दी ऐप नाउ डाउनलोड। और अभी एंड्रॉइड में अवेलेबल है, अभी आईओएस में अवेलेबल नहीं है। ओके, thank you everyone. I hope you guys are doing well and you guys are also solving total income on daily basis.